एक औरत को पैदा होते ही बोला जाता था पहले तुम्हारा पिताजी तुम्हारा ख्याल रखेंगे, फिर शादी करके तुमको अपने पति के घर जाना है, फिर वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, फिर अगर बड़े होने पर पति नहीं है पर बेटा है तो फिर बेटा ध्यान रखेगा, अगर पति को कुछ हो गया बच्चा नहीं है घर वापस आ जाओ भाई ध्यान रखेगा। A woman was always supposed to be dependent on a man। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये जो जयपुर से आई हो और ये तुम्हारे जो ये उसूल हैं तुम इन्हें फॉलो करके इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकोगी? There is this word called compromise। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें लगता है कि तुम टिक सकोगी यहाँ पे? किस बेसिस पे डिसाइड हुआ कि शादी के बाद बेटे को अपने पेरेंट्स के साथ रहने का हक है लेकिन बेटी को ही छोड़ के जाना है? In most of the houses you see a man also is working, a woman is also working. Man would come back from office, freshen up, plonk himself on the sofa, watch TV and ask आज खाने में क्या है? Woman would enter and do this to her साड़ी, 2 मिनट भी शायद नहीं बैठेगी और पहले सबसे पहले खाना बनाएगी। Hi, this is Juhi Parmar and you're watching me on Hotterfly। ये देखिए जूही परमार को ले आए हैं हम लोग मेल फेमिनिस्ट पे। कैसी हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, उन दिनों पे जब स्कूल की ऐसी छुट्टी हो जाती थी या सैटरडेज को, तो मैं घर आपके फेस को आता था। मतलब इट वाज लाइक यू आर कमिंग आउट ऑफ द टीवी इन फ्रंट ऑफ मी टुडे। तो ये कितना आपको चलते फिरते लोग कुमकुम की आवाज से पुकारते हैं रास्ते पे? आए दिन यही होता है। हाँ। मतलब ऐसा होता है कि जूही पे शायद मैं पलटू ना पलटू, कुमकुम पे पक्का पलटूंगी। अच्छा जी। कभी ऐसा लगता है कि यार एक आपने इतना दिग्गज रोल कर लिया कि अब उसकी छवि को आपको वो करना पड़ता है, बैटल सा? बैटल नहीं करना पड़ता है, उसे थोड़ा कैरी तो करना पड़ता है क्योंकि लोगों का जो जुड़ाव है वो एक्चुअली उस कैरेक्टर से पहले हुआ फिर एक्टर से हुआ। तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो जब भी मैं कुमकुम की तरह ड्रेसअप भी होती हूँ, दे लव टू सी मी ड्रेसिंग अप एज कुमकुम ऑल ओवर अगेन। चाहे वो बहुत सिंपल लुक था, साड़ी और वो मेरी पेटेंट रेड बिंदी, तो हाँ वो मैं आज भी बहुत प्यार करती हूँ उस लुक से। पर लोगों को टाइम लगता है ये एक्सेप्ट करने में ऑब्वियसली कि ये कुमकुम नहीं है, ये जूही है। तो अगर थोड़ा सा कुमकुम से जो मेल ना खाता हो, ऐसा कुछ लुक हो, तो कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और अप्रिशिएट करते हैं और कुछ जो कहते हैं हमको आप कुमकुम की तरह ही पसंद हो। बट ये दुविधाजनक चीज भी है ना, देखिए कि एक हमारे घर की बहू कुछ भी पहन सकती है, नहीं ये क्यों वो एक दायरा होना चाहिए कि आप शॉर्ट्स ना पहने या स्कर्ट ना पहने? जैसे कि ये दायरा तो मेरे ख्याल से सोसाइटी जब से बनी तब से कुछ ऐसे दायरे बन गए। मैं तो इससे थोड़ा और एक और सवाल पूछ लूंगी कि सबसे पहले तो ये किसने डिसाइड किया कि बेटी छोड़ के जाएगी माँ बाप को? ये कौन डिसाइड किया था? किस बेसिस पे डिसाइड हुआ कि शादी के बाद बेटे को अपने पेरेंट्स के साथ रहने का हक है लेकिन बेटी को ही छोड़ के जाना है? छोड़ना ही है हो जाती तो दोनों छोड़ के एक नया घर बसा ले, या फिर ओपन होना चाहिए कि लेट्स हैव अ बिगर जॉइंट फैमिली। क्योंकि बेटी शादी का अपने माँ बाप से प्यार या उनकी चिंता करना तो कम नहीं कर देती, नहीं कर सकती। तो वो पैदा होते ही ये थॉट कि बेटी पराई है फलाना ढिमका, ये सही नहीं है। तो पता नहीं पुराने जमाने से ही कुछ चीजें बनी आई हुई हैं और उसी में शायद एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ बहू होती है, और उसको जब हम लोग किरदार के रूप में निभाते हैं और उसे इतना पसंद किया जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में सेट हो जाता है कि बहू ऐसी ही होती है या ऐसी ही होनी चाहिए। लेकिन बहू, बेटी, बहन, माँ, ये सब, इन सब रिश्तों से पहले ना एक औरत है और उससे पहले एक इंसान है। तो उसे सबसे पहले एक इंसान समझा जाए, एक औरत समझा जाए, फिर उसे लेबल दिया जाए इन रिश्तों का, तो ज्यादा वो खुशी खुशी और ज्यादा पीसफुली जी सके। यार आप एक माँ हो अब, और आपकी बेटी टीनेज इयर्स में, मतलब अब अभी है टाइम, अभी प्रवेश करेगी, अभी प्रवेश करेगी, जल्दी बड़ी हो रही है वो कि मैं टीनेज में भी 2 साल है अभी। बट जस्ट आपको जो सीखें मिली जी, उनमें और बेटी को जो सीख दे रही है उनमें कितना अंतर है? एक तो सबसे कमाल की बात ये है कि मेरे पेरेंट्स जो है ना वो बिल्कुल भी 90s के पेरेंट्स टाइप के पेरेंट्स नहीं हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स में मेरे माँ बाप बिल्कुल अलग थे, क्योंकि उन्होंने ना रोक टोक करना, ये बेटी को बेटी की तरह ही रखना, ये सब किया नहीं। दे वर वेरी लिबरल। एंड क्योंकि मैंने इतने लिबरल पेरेंट्स देखे हैं तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा स्टार्क डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं महसूस होती है कि जनरेशन का गैप है तो अब मुझे कुछ अलग पेरेंटिंग करनी है। मेरे पेरेंट्स की पेरेंटिंग इतनी अच्छी है कि मैं हाफ ऑफ देम भी कर सकूँ ना तो बहुत अच्छा होगा। पहले आई थिंक पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लाइफ को लेकर बात नहीं करते थे बच्चों से। पहले बस ऐसे ही था कि चल ठीक है, अंडरस्टूड है, मतलब उदास होकर बच्चा बैठा होता था, क्या उदास क्यों बैठो, चलो 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 ठीक है मन कहीं और लगाओ, डाइवर्ट करो, ये हो जाएगा। बट टुडेज पेरेंट्स लाइक मी ऑल्सो, I talk to my daughter. If she's upset about something, she can talk to me. I tell her deeper things. I talk to her about deeper topics. जैसे कि लाइफ को लेकर भी एग्जाम्पल देती हूँ कि
अबाउट अ ईयर बैक उसके साथ स्कूल में थोड़ा 1-2 बच्चों ने थोड़ा बुली किया था, उसको कुछ बोल दिया था, वो थोड़ा परेशान थी। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन शी स्टार्टेड टेलिंग मी थिंग्स दैट शी वाज नॉट हैप्पी अबाउट इन स्कूल। सो आई सैट विद हर एंड I just told her about the positive and negative thinking का effect, and I told her that where attention goes, energy flows. You're only giving attention to things that you're not liking. So every day newer things are popping up that you don't like. So you keep spiraling. So why don't you start looking at things that you're happy about in school? Because every day when you come from school, you're telling me things that made you unhappy. Yeah. So next 5 days, I want you to tell me 5 things by night that made you happy, be it in school, throughout the day, whatever. So her attention shifted, and in a week's time, even the kids who were bothering her stopped bothering her. She stopped getting bothered, and she was just happy. And इतना ब्यूटिफुली और ऑर्गेनिकली उसका फोकस शिफ्ट हुआ कि मुझे उसको दोबारा ड्रिल नहीं करनी पड़ी, वो बात वो उसके सिस्टम में ही उतर गया। लेकिन आपने कुछ एक बात बोली जो मेरे को जस्ट हमारे लोगों के लिए क्लैरिफाई करनी है। आप बोली आपके पेरेंट्स वो लिबरल थे, तो जब आप ये बोलते हो तो इसका मतलब क्या होता है और क्या सीख सकते हैं बाकी पेरेंट्स अपने बच्चों को पेरेंटिंग के दौरान? सबसे पहले तो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि उनके ऊपर थोपा जाए, उन्हें सही गलत समझा के अगर बताया जाए तो आपको फोर्सफुली डिसिप्लिन नहीं करना पड़ता अपने बच्चों को, वो अपने आप ही नहीं करते। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे खुद ही पता था कि मुझे रात को देर तक बाहर नहीं जाना है, इसलिए नहीं बताई थी माँ, मतलब इसलिए नहीं कि लड़की वो रात को देर तक बाहर नहीं जाना चाहिए, बट आई वॉज इन जयपुर, मुंबई जैसी वहाँ की लाइफस्टाइल नहीं है, रात को इतने लोग नहीं होते हैं, बहुत खाली हो जाता है, सुनसान हो जाता है, इट वुडंट बी सेफ फॉर मी, तो इट इज़ बेटर दैट आई एम एट होम। सो ये उन्हें इसे बोल के नहीं समझाना पड़ता था, लेकिन उन्होंने ना ज़िंदगी में रोक टोक नहीं की चीज़ों को लेकर, उन्होंने हमेशा कॉन्सिक्वेंसेस बताए चॉइसेस के कि आपकी चॉइस है, आपने अगर ये रास्ता चुना तो ये होगा, नहीं चुना तो ये होगा, रेस्ट इज़ योर चॉइस, यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। एंड आई थिंक दैट इज़ द सेम थिंग दैट आई फॉलो। और उसमें लिबरल होने में ये होता है कि आप ज़बरदस्ती थोप नहीं रहे हो अपने बच्चों पे, प्लस अगर वो बाय चांस गलत चले जाएं, क्योंकि इंसान है, गलती करना बहुत आसान चीज़ है, हम बने ही गलती करने के लिए हैं और उससे सीखने के लिए। तो अगर आप गलत हो गए तो आपके पेरेंट्स डंडा लेके खड़े हो गए कि कैसे गलती की तुमने, अब तो तुम यूर अ फेलियर, यूर अ लूजर, वो एटीट्यूड नहीं मेरे पेरेंट्स का था। गलती की तो नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, यू कैन वर्क इट आउट, यू कैन करेक्ट योर मिस्टेक एंड वी आर विद यू, सपोर्टिंग यू। दैट वाज देयर अप्रोच एंड दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम देम एंड आई फॉलो द सेम। 90s में जो आपकी सीरीज में टाइम है उसमें दो लड़कों को कभी सेक्स एजुकेशन तो दिया ही नहीं गया ना, अब तो आता है, गुड टच बैड टच स्कूल में सिखाया जाता है, जो कि वो तो मैंने बहुत पहले सिखा दिया था, वो आपने सिखा दिया, वो मैंने उसे बहुत पहले सिखा दिया था। और मैंने उसे ये भी बोला था कि कोई भी, मतलब कोई भी हो दुनिया में, अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो किसी के साथ या किसी के टच से, तो ये कभी मत सोचना कि मैं मम्मा को जाके कैसे कहूँ कि विल मम्मा ट्रस्ट मी, मम्मा विल ब्लाइंडली ट्रस्ट यू बिकॉज आई नो दैट यू आर गोइंग टू टेल मी द ट्रूथ। और ये कभी मत सोचना कि वो सो एंड सो इंसान इतना क्लोज है मम्मा के, या ऐसा है या वैसा है, तो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, विल शी ट्रस्ट हिम और हर, अगर उनसे बात की तो you come first for me, and if you have been made to feel uncomfortable, that is where it ends. So I will trust you first always. But how difficult is it? Single mother होना कितना कठिन है? कठिन भी है और बहुत सुखद भी है। हाँ क्या? दोनों ही है, इट्स अ बैलेंस ऑफ बोथ। कैसे ऐसे? कठिन इसलिए है क्योंकि सारा दारोमदार आप पे है, आप ही को सब कुछ करना है, आप ही प्रोवाइडर हो, आप ही नर्चरर हो, आप ही गुड कॉप हो, आप ही बैड कॉप हो, आपको ही बैलेंस करना है सब कुछ। तो पेरेंट्स पे गुड कॉप बैड कॉप खेलते रहे वो जिंदगी भर हमारे साथ, और हमें पता ही नहीं होता है, राइट? पापा आएंगे तो देख लेना, पापा बोलते मम्मी से पूछो, और आपस में उन्होंने डिसाइड कर रखा होता है कि करना क्या है। लेकिन यहाँ वो डिसीजन मुझे ही लेना है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है वो मुझे ही डिसाइड करना है, और अगर मेरा डिसीजन गलत है तो उसके जो शी हैव टू बेयर द ब्रंट ऑफ इट, वो भी मुझ पे ही आएगा। सो नो, बहुत पतली सी तलवार की धार है जिस पे आप चलते हैं एज अ सिंगल पेरेंट, ऊपर से उसमें जजमेंट्स थ्रोन एट यू ऑल द टाइम। सो इट इज़ डिफिकल्ट, बट इट्स ब्यूटिफुल व्हेन यू हैव अ चाइल्ड हु लुक्स अप टू यू, हु बिलीव्स इन यू, स्टैंड्स बाय यू एंड इज़ योर बिगेस्ट सपोर्ट। और एक और चीज़ जिस वजह से आसान हो पाया ये चैलेंजिंग रोल मेरी लाइफ में, वो सबसे बड़ा रीज़न है मेरे पेरेंट्स। अगर मुझे उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं ये नहीं कर पाती। ऐसे जो हील्ड वर्जन ऑफ जूही आपके सामने बैठी है वैसी नहीं हो पाती, क्योंकि it does bog you down at that time. You don't know what to do and how will you do it, and your confidence shakes in yourself that I've probably gone wrong in life, I've made wrong decisions, will I be able to be an ideal
पेरेंट टू माई चाइल्ड, विल आई बी एबल टू डू इट ऑल अलोन? सो और बच्चा पैदा ही हुआ है, ऐसा नहीं कि मेरे को 15-20 साल हो गया, बच्ची बड़ी हो गई, ये बहुत छोटी थी मेरी बेटी तब। तो ये मैं कर इसीलिए पाई क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरा सपोर्ट बन के साथ में खड़े रहे तब से अब तक, और मतलब उन्हीं की वजह से मैं सब कर पाती हूँ। आज अगर मैं पीसफुली यहाँ आपसे बैठ के बात कर रही हूँ वो इसलिए बिकॉज आई नो दैट व्हेन माय डॉटर कम्स बैक फ्रॉम स्कूल, her nana nani are going to love her, take care of her, be there for her. She is not just with domestic helps and all that. I have no judgments about people who don't have a choice but have to leave their kids with domestic helps, where both the parents are working, even if it is not about a single mother or father. But they don't have a choice. They don't have a choice and they make a tough choice because सबके अपने अपने reasons होते हैं. So मेरे case में I'm blessed that I didn't have to make that tough choice, and my parents said that we will stay with you in Mumbai so that you can work peacefully. So they changed their life 360 degrees. यार लेकिन हमारे देश में अभी भी एक डिवोर्स्ड महिला क्या आदमी की प्रति भी एक वो है ना टबू स्टिग्मा, वो कभी फेस करती हो आप? There was a time it used to really hurt me when not just people like openly किसी ने मुझसे नहीं कहा, लेकिन हाँ सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जिस पे लोग आप पे प्यार भी बरसाते हैं और आप पे कहर भी बरसाते हैं। तो जब वो लोग जजमेंट पास करके मेरे बारे में जो लिखना है वो लिखते थे या बोलते थे मेरी पर्सनैलिटी के बारे में या जो भी, तो तब ऐसा लगता था कि मतलब इसने कुछ किया होगा, यही ऐसी होगी, शी इज अ स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, शी मस्ट हैव बीन दिस व्हाटएवर। सो ऐसा लगता था तब कि क्या राइट है किसी भी इंसान को आपको जज करने का। बट आई थिंक आई एम over that stage. Like now I don't look at these judgments as something which defines me, because that does not define me. I am who I am and I'm proud of the person I look at in the mirror, and that is what matters. I see the pride in my daughter's eyes, that is what matters. I see the pride in my parents' eyes, that is what matters. If anybody else wants to think any different about me just because there's something that's called divorce that happened to me, well, I pity your shallow thinking. That's all I can say. And I think women should have that strength. There are so many women who reach out to me through social media. They say that I am also in a state like this. I don't know how to get out of it. I am also a single mother. I don't know how to handle it. And I really feel like going out and telling them that you have that strength in you. Just look within and don't let it affect you. Judgments तो आएंगे ही. आप अच्छी parenting भी कर लोगे तो भी आएंगे ही. तो you're not living for anybody's validation. This is your life. यार आपको ये लगता है क्या कि एक जो हमारा समाज है वो एक विचारधारी औरत को नहीं एक्सेप्ट कर पाता? एक्सेप्टेंस ये वर्ड आना ही नहीं चाहिए सबसे पहली चीज तो। क्यों एक्सेप्ट उसे किया जाता है, कहा जाता है कि हाँ ठीक है आई एक्सेप्ट दिस, जिसमें कुछ अलग कुछ जो अलग है क्या, इसको नॉर्मल क्यों नहीं माना जाता? ओपिनियनेटेड होना तो अच्छी बात है ना, एक औरत का समझदार होना, एक औरत का अपनी बात को कह पाना, ये तो अच्छी बात है। बट अनफॉर्चुनेटली अ वुमन हु इज हेडस्ट्रॉन्ग, ओपिनियनेटेड, ड्रिवन इज लुक्ड एट एज डोमिनेटिंग और द बी वर्ड। Why? She's as human as you, and she's all the right in this world to say what she feels like. And if she does not like anything about anybody and she wants to say it, let her say it. चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। तो ये एक्सेप्टेंस मांगने की जरूरत ही क्यों है? वो ऐसे ही क्यों नहीं है नेचुरली? होना ही नहीं चाहिए। और जो थोड़ा सा लीग से हटके है वो उसको एक अलग ब्रैकेट में डाल दिया जाता है, ये डोमिनेटिंग है, ये ऐसी है, ये वैसी। क्यों? मेरे को कभी कोरिलेशन अच्छा नहीं लगता कि आप ये बोल रहे हो कि क्योंकि महिलाएं और पढ़ रही हैं इसलिए डिवोर्स बढ़ रही है। क्या बात? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले क्यों डिवोर्सेस नहीं होते? क्योंकि पहले औरतें ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी। एजुकेशन का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से। एक औरत को पैदा होते ही बोला जाता था पहले तुम्हारा पिताजी तुम्हारा ख्याल रखेंगे, फिर शादी करके तुमको अपने पति के घर जाना है, फिर वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, फिर अगर बड़े होने पर पति नहीं है पर बेटा है तो फिर बेटा ध्यान रखेगा, अगर पति को कुछ हो गया, बच्चा नहीं है, घर वापस आ जाओ, भाई ध्यान रखेगा। A woman was always supposed to be dependent on a man. Economic independence थी ही नहीं because she was not educated. So even if she was stuck in a horrible marriage, she did not have a say. There were women who were subjected to domestic violence. They would not open their mouth. They would not dare open their mouth because their parents would say, बेटा इस घर से अब तुम्हारी डोली उड़ गई, अब वहाँ से अर्थी ही उठेगी, type of beliefs people had. So एक औरत जिसके पास कमाई का जरिया ही नहीं है, तो और ऊपर से पहले तो बच्चे शादी के पहले साल में हो जाते थे, मैं बच्चे को कहाँ कमा के खिलाऊंगी, कहाँ रखूंगी, कैसे रखूंगी, घर जाऊंगी तो मुझे पता नहीं कैसे ट्रीट किया जाएगा, भाई की बीवी जो है वो मुझे बोझ की तरह देखेगी। इन सब नॉनसेंस प्रेशर से जीती थी एक औरत।
तो वो मरती रहती थी एक खराब शादी में भी, लेकिन तोड़ती नहीं थी। तो जो उन्होंने कहा ना, सही है, एजुकेटेड है तो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है तो शी डज नॉट नीड टू टेक नॉनसेंस इन लाइफ। इफ शी इज फीलिंग दैट मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, या मैं खुश नहीं हूँ, या दो लोग भी आपस में खुश नहीं, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद जस्ट अ वुमन। इफ टू पीपल आर नॉट कंपैटिबल एंड इट्स नॉट फिक्सिंग, इट इज नॉट, इट्स लाइक एंड्रॉइड का चार्जर से आप आईफोन चार्ज करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रहा है भाई, ना एंड्रॉइड खराब है ना आईफोन खराब है, सही सही चार्जर नहीं है इनके, तो ठीक है, कोई बात नहीं। सो यू नो, ये डिसीजन ले पाने की हिम्मत अब औरत में इसलिए आई है बिकॉज शी इज इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। सो येस, इट इज कोरिलेटेड बट इन अ गुड वे। ये बताइए कि what does it mean to be a woman in today's day and age? I think not just in today's day and age, from the very beginning, this one thing has not changed, and that is the expectations from her. It is probably increasing day by day, because earlier a woman was expected to be a homemaker only, but now even when she's a homemaker, she has to go out and work also, she has to do this also, that. So the responsibilities that come on her, like I recently made a reel on Women's Day where I'm a woman, and everything that I said was actually trying to speak about the stereotypes that is expected out of women. Some of them said that, oh, you think that you are a multi-talented person. No, I'm saying that this is expected out of me, and it's expected out of every woman. So in most of the houses you see, if a man also is working, a woman is also working. A man would come back from office, freshen up, plonk himself on the sofa, watch TV and ask aaj khane mein kya hai. पधारा But the woman जाएगा would enter and do this to her साड़ी, खुद 2 मिनट भी शायद नहीं बैठेगी और पहले सबसे पहले खाना बनाएगी, इसलिए क्योंकि उसे लगेगा कि एक बार बैठी ना तो फिर मन नहीं करेगा उठने का। So certain बट हक तो सबको है responsibilities ना ना, बैठने का। बिल्कुल है, पर वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो अब भी उसी के ऊपर है और वो उसी से एक्सपेक्टेड है। विच इज़ एक चीज़ अच्छी है कि मेट्रोज़ में, स्पेशली मुंबई जैसी जगहों पे, वी हैव हाउस हेल्प्स, वी हैव कुक्स, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है। बट स्मॉलर टाउन्स में आज भी यही होता है, और पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पहले कम से कम ये तो था कि हाँ वो घर पे ही है, पहले वो काम नहीं देख रही है, घर ही देख रही है, जो कि बहुत बड़ा काम है। मतलब वो अपने आप में इतना बड़ा काम है कि 2 दिन अगर आदमी वो करके दिखा दें तो मैं मान जाऊंगी, क्योंकि आज भी जैसे मेरी मॉम इज़ द वुमन ऑफ द हाउस, एंड अगर वो 2 दिन क्या 1 दिन भी बीमार पड़ती है तो हमारा घर पूरा हिल जाता है कि अरे मम्मा बीमार हो गई है, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, क्योंकि सब कुछ उन्होंने इतना ब्यूटीफुली संभाला हुआ होता है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि हर चीज़ प्लेटर पर मिल जाती है हमको। तो just being a homemaker is not just being a homemaker, it is a homemaker. But पहले आज भी women are only homemakers and they are also working. So ये जो balance strike करना है ना, that is the balancing woman of act 2024. is being the woman of today. 98 में आप आ गई थी मुंबई? 99, 5th January 1999. ओह सुपर। तो कल्चर शॉक लगा जब आई? As I said, मैं जयपुर से थी, तो the kind of clothing that you do there is little more simpler and more Indian. Mumbai is a different place, and then I came into showbiz, जिस फील्ड में हर तरह के पहनावे लिबास और पहनावे में लोग अपना अपना चॉइस रखते हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मिक्स एंड मैच, तो थोड़े आई स्टार्टेड वेयरिंग लिटिल मोर आज के टाइम के कपड़े जिसको आप कह सकते हैं, बट नॉट दैट आई डिडंट वेयर जीन्स बैक देन इन जयपुर, बट हाँ थोड़ा सा मेरे वार्डरोब में बैलेंस हो गए फिर कपड़े, थोड़े से वेस्टर्न कपड़ों का भी बाहर बढ़ गया था। Do you ever want or think about companionship now in life? Yeah, why not? Yeah. Everybody wants a companion, but there's a thin line between needs and wants. If you look at things with need, then you end up making wrong decisions sometimes, because then you're desperate for it, and you would want it, but not like I want it to the level of needing it. So you have the patience. If it is meant for me, if it comes to me at the right time and I feel that it clicks perfectly, great. But मेरे लिए मेरा decision सिर्फ मुझ पे based नहीं होगा ना, पैकेज है ना, अब तो पैकेज डील है, me and my daughter. So for me, every decision of mine is keeping her in mind. तो वो जो भी companion होगा वो कितना समायरा के साथ compatible है और समायरा उसके साथ compatible है, and are we forming a family unit, वो बहुत आपकी important family. है मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपकी वो फिर वो मेरी फैमिली है, वो किसी भी फॉर्म में हो, पर मेरे लिए फ़िलहाल फैमिली इज़ मी, माई डॉटर, माई पेरेंट्स, माई सिस्टर, माई ब्रदर इन लॉ, ये मेरी फैमिली, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद वेयर एवर आई एम इन लाइफ। मतलब ईश्वर ने और दिया, कोई कंपेनियन आया, सही कंपेनियन आए,
गलत के लिए कोई जगह नहीं बची अब मेरी लाइफ में। सही आए, देर आए, दुरुस्त आए, ना आए नो प्रॉब्लम, बट अगर आए तो सही आए बस सही है, इतना ही चाहिए। ये भी बताइए कि आप कुमकुम से पहले देवर अबाउट 3 years ऑफ यू डूइंग अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, तो कभी भी कोई कास्टिंग काउच या कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट आपके साथ हुआ? एकदम इनिशियली एक एक्सपीरियंस हुआ था जब तक मेरा काम भी शुरू नहीं हुआ था। तो उस चैनल के हेड थे, मैं बिल्कुल नई नई आई थी और उस समय पे म्यूज़िक वीडियोस का बहुत नया नया चलन था। तो मुझे बुलाया गया था एक म्यूज़िक वीडियो के लिए और मुझे कहा था कि इस गाने में आपको 2 पीस बिकनी पहननी पड़ेगी और वो ऐसा हैमॉक पे आपको लेटना होगा और ऐसे करके कैमरा ऊपर से नीचे तक पैन करेंगे। तो मैं तो 17.5 साल की लड़की जयपुर से आई जिसने सलवार सूट के अलावा कुछ पहना नहीं था, तो मैंने सुनते ही बोल दिया कि ये तो ना हो सकेगा मुझसे, तो थैंक यू वेरी मच। तो वो जो मिस्टर थे जिनका नाम मुझे अच्छे से याद है आज भी, उन्होंने मुझे कहा एक बात कि तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये जो जयपुर से आई हो और ये तुम्हारे जो ये उसूल हैं तुम इन्हें फॉलो करके इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकोगी? देयर इज़ दिस वर्ड कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज़। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें लगता है कि तुम टिक सकोगी यहाँ पे? तो ऐसे सर ऐसा है ना कि अगर नहीं भी टिक पाई ना तो मैं अपने पीछे ना जहाज़ जला के नहीं आई हूँ, मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार से घर वापस ले लेंगे। ये बोल के मैं आ गई। उसके कुछ 1.5-2 साल बाद जब मैं शाहीन कर रही थी ऑलरेडी एंड आई वाज द टाइटल कैरेक्टर, एंड उस टाइम पे ही मैं चूड़ियाँ भी कर रही थी और उसके पहले मैंने और एक टेलीफिल्म और छोटे और भी शोज़ और सीरियल्स कर लिए थे। तो अपनी कमाई से सेकेंड हैंड मारुति 800 खरीद ली थी मैंने तब, ठीक है। तो मैं वो चला रही थी और मेरी घर की गली के पास में ही वो, क्योंकि वो जो चैनल था ना वो बिल्कुल वहीं था पास में उस समय, तो वहाँ नीचे खड़े थे और तब तक वो चैनल बंद हो चुका था। तो वो वहाँ खड़े थे और मैं उनको ऐसे क्रॉस किया और उनकी शक्ल तो मैं भूल नहीं सकती थी। तो मैंने फिर गाड़ी रिवर्स की और कांच नीचे करके मैंने उनका नाम लेके उन्हें बुलाया और मैंने कहा आपने पहचाना मुझे? तो उनकी शक्ल थोड़ी ऐसी हुई, तो मैंने अपना नाम लेके बोला। मैंने कहा मैं इस म्यूज़िक वीडियो के लिए आपके पास आई थी और आपने मुझसे कहा था कि बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए इंसान इस इंडस्ट्री में टिक नहीं सकता है। सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं किया और बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रही हूँ। ये गाड़ी अपनी कमाई से खरीदी है। So he just looked at me and he just didn't know. He wants to smile, he wants to look away, he wants to completely ignore me. What he just didn't know what to do, and I just rolled my window up क्योंकि तब तो ऐसे वाली गाड़ी थी। I rolled my window up and I left and I felt so elated. I felt so good about it कि मेरे दिल में बसा हुआ था कि इस इंसान ने मुझे ये कहा था और मेरा मोरल डाउन करने की कोशिश की थी या मुझे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी, और मैं इनको जवाब दे सकी कि ईमानदारी के साथ अगर आप फोकस के साथ काम करो तो बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा कोई फील्ड नहीं है, आप बिल्कुल बदनाम ना करें इस फील्ड को कि इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। हमने बहुत खाए हैं। हम ये मेरी फैमिली की बात कर रहे हैं ना। मेरे को सुनने में आया कि उसमें आपने मेकअप शेकअप नहीं लगा रखा। ऐसे आप कर देती हो? मैं पहले भी ऐसे बहुत बार किया है, पता नहीं इसके बारे में बात क्यों नहीं। कुमकुम में तो देयर वाज अ ट्रैक फॉर 2.5 months जब मुझे किडनैप किया गया था। तो मैं बहुत ऐसे रीजनेबल लॉजिकल थिंकिंग इंसान भी हूँ और इसीलिए शायद वैसी एक्टर हूँ, थिंकिंग एक्टर हूँ। तो मैंने बोला कि मैं कैसे मेकअप करूंगी, अभी कोई किडनैप्ड है उसको खाने को नहीं मिल रहा है, ये नहीं, और वो फुल लिपस्टिक काजल डार्क सर्कल छुपे हुए कैसे? तो नो मेकअप। सो आई यूज्ड टू टेक प्रिसाइसली 3 minutes टू गेट रेडी। मैं सेट पे आती थी, बाल पकड़ के सिर्फ रबड़ लगाती थी, जो साड़ी वाड़ी होती थी लुक की वो पहनती थी एंड रेडी। There was not even a dot of makeup on my face for 2.5 months in the show. So मैंने तब भी किया है। फिर जब सुबह उठने के सीन्स होते थे तो आई यूज्ड टू से शेड्यूल पहले कर लो ताकि लेस मेकअप में हो, क्योंकि सुबह सुबह कौन इतना लिपस्टिक काजल लगा के उठता है। तो मैं तब भी ऐसी थी। उसमें कितने ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो जिसका ग्लैमर से कोई लेना देना ही नहीं। अब अगर भिखारी का रोल करूंगी तो कैसे मेकअप लगा के बैठ सकती हूँ मैं? तो नहीं हो सकता है ना। तो ऐसे ही अगर वो एक स्कूल की टीचर है और जो घर पे एक वाइफ है, एक बहू है, एक माँ है, कहाँ 90s में हमारी मम्मी और कपड़े भी उन्होंने इतने रियल रखे थे। अभी नाइट गाउन पहना दिया, उसमें मैं इतना मेकअप करके बैठ जाऊंगी तो मैं ही तो नींद सोना तोड़ने जा रही हो आप फिर? हाँ, फिर मैं ही पागल लगूंगी ना। तो नहीं, मेरी माँ आज तक भी बाहर पार्टी वार्टी में सिर्फ गहने पहन के चली जाती है। हाँ, मेरी मम्मी भी कुछ ऐसा मेकअप वेकअप नहीं करती थी तभी। वो पता नहीं, फिर भी वो जैसी पार्टी में जाने को तैयार होते हैं तो कुछ अलग दिखते हैं। वो सिर्फ फेस वॉश करके आती थी, हल्का कुछ लगा। वो लोग तो पहले तो पाउडर लगा लेते थे, पाउडर क्रीम बस हो गया, जाता था। कोल्ड क्रीम लगा के निकलती थी। हम तो जयपुर में रहते थे तो सर्दियों में कोल्ड क्रीम। हाँ, बस सिंपल सेम सा। मेरे को ये बताओ कि रेड फ्लैग्स आपके हिसाब से रिलेशनशिप में क्या है जो लोगों को लुक आउट करना चाहिए? एक तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी बिल्कुल भी मुझे नहीं समझ में आता। जब आप अगर अपने पार्टनर के इमोशंस को इनवैलिडेट करते हो तो वो बिल्कुल ठीक नहीं। बिकॉज आप कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो आपका एक्सपीरियंस है, इट कांट बी इनवैलिडेटेड जस्ट बिकॉज इट डज नॉट मैटर टू मी। आई मे से दैट ये तो छोटी सी चीज़ है, क्या जरूरत तुमको इतना बुरा मानने की, पर आपको उस बात का बुरा लगा है तो वो कैसे इनवैलिडेट किया जा सकता है?
So, you know, not giving importance to your partner's feelings, even if it is small or big, and kind of keeping it on the parameter of how you would want things is not okay. You have to empathize with your partner. You have to be an empath when you're in a relationship. And the other one for me is being dishonest in any way. वो कैसी भी किस्म की चीटिंग हो, झूठ और बेईमानी, इट्स अ कंप्लीट नो. मतलब मैं वो एज अ ह्यूमन बीइंग भी नहीं एक्सेप्ट करती हूँ और ना ही मैं उनमें से कोई एक चीज़ बोलना पसंद करती हूँ. बट रिश्ते में तो सोच ही नहीं सकते आप कि आप अपने पार्टनर से झूठ बोलें या बेईमानी करें. इट हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट सो दैट ओवर थिंकिंग का कोई स्कोप ही ना रहे, इंसान को लगे ही ना कि कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या. ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी कंपैटिबिलिटी वो सब तो है ही, बट रेड फ्लैग इज़ डेफिनेटली बीइंग अ नार्सिसिस्ट एंड चीटिंग एंड लाइंग. व्हाट अबाउट ग्रीन फ्लैग्स? क्या आपको लगता है ये 3 ग्रीन फ्लैग्स होंगे? इसका बिल्कुल ऑपोजिट. Honesty is the biggest green flag. Somebody who is a honest human being, fundamental level पे ना, सबसे पहले तो वो बहुत important है, क्योंकि honesty really goes a long way. क्योंकि आपका अपने पार्टनर में विश्वास जो है ना, वो एक रिश्ते को बहुत मजबूत बनाता है. अगर आपको लगता है कि आपसे झूठ बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोला जा रहा है, वो झूठ ना कितना सेंध लगा रहा है ना रिश्ते को, आप सोच ही नहीं सकते हैं. तो इसलिए वो सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग होता है. और उसके बाद मैंने कहा ना, बिल्कुल ऑपोजिट, अंडरस्टैंडिंग योर पार्टनर. आप लोग चले जाएं वापस, फिर देख लें और फिर हाँ, इसको बस उल्टा कर दो. अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगा, सीखने को मिला और ये मेरी फैमिली इनकी आ गई है अमेजॉन मिनी टीवी पे, देखने का मन किया इसके बाद, तो जाके देख लीजिएगा. इनका यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और इंस्टाग्राम भी डाल दें क्या? तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों डाल दिए, वो जाके उनको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो हाँ सब कर दो भाई. हॉटरफ्लाई को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो. और अच्छा लगा, कुछ इंसाइट मिली आपको तो प्लीज़ 2-4 और एपिसोड देख लीजिएगा. बट दिस इज मी सिद्धार्थ आलम, साइनिंग ऑफ.